अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त जो मुलाकातों का जोड़ तोड़ का एक सिलसिला जारी है और हम देख रहे हैं कि बड़ा प्रोएक्टिव रोल ऑपोजिशन इस वक्त प्ले कर रही है। मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है और यकीनन बज़ाहिर हुकूमत ये शो नहीं करना चाहती कि किसी किस्म की कोई परेशान कुन बात उनके लिए है, लेकिन वफाकी वज़रा के बयानात या वज़ीर आज़म खुद हों या हाल ही में उनका ये ऐलान कि वो अवामी राब्ता मुहिम की तरफ जाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें ये वाज़ेह कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई कंसर्न इस हुकूमत को ज़रूर है और वो काउंटर करना चाहते हैं अपोजिशन को। एक और खबर जो आज ज़राए से गर्दिश कर रही है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और जो तरीके अदम एतमाद है उसको इसी महीने में लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और दो मरलों में तैयारी की गई है कि प्लान ऑफ एक्शन पहले क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन ए एंड प्लान ऑफ एक्शन बी। उसी हवाले से मुलाकातें हैं, राब्ते हैं, कुछ इत्तेहादियों के हवाले से भी मुलाकातों की बात सामने आ रही है और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदा होगा और उसके बाद सर्वाइव कर सकेगा तो ये बड़ा मुश्किल है। तमाम इत्तेहादी जमातों का सर्वाइवल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ही है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि MQM ये कह रही है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं या हमें साथ रखना चाहते हैं या नहीं। ऑन द अदर हैंड जोड़ तोड़ के जो बादशाह हैं जिनको कहा जाता है आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी चौधरी बरादरान से मुलाकात, लेकिन उसके बावजूद चौधरी बरादरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अलग ऐलान मीडिया टॉक में ये बात कह दी कि वो हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हैं, उनकी हुकूमत के साथ और साथ रहेंगे। तो ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है, इसमें अवामी राब्ता मुहिम की बातें हैं, दीगर तमाम तर बातें। 27 फरवरी की तारीख इसी महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दे रखी है जो खासी अहम है। PDM की तारीख का ऐलान 23 मार्च पहले ही हो चुका है। शेख रशीद साहब ये फरमाते हैं कि वाज़ेह हो जाएगा इनकी हुकूमत सियासत जो है वो 50 दिन में ऑपोजिशन की खत्म होने वाली है। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं, उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को वेलकम कहूंगा। अजीम चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त जो तमाम तर जोड़ तोड़ हो रहा है ये किसी हद तक फ्रूटफुल होगा, किसी बेहतर सिमत में मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया अरसलान। पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं कि कोई तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई हो, माँ सिवाय गुलाम हैदर वाई साहब के, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे 90 की दहाई में। बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ नहीं हो सका था और उसकी तो खैर इंटरनल रीज़न्स थी अपोजिशन के अंदर, चूँकि जितोई साहब को फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाना था और बाज़ अफराद को ये पसंद नहीं था कि जितोई साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इस वक्त एक जमात या दो जमातें मिलकर मौजूदा वज़ीर आज़म को गिराने की पोजीशन में नहीं है। इनके वोट की तादाद कम है और अगर इनके वोट की तादाद पूरी हो गई तो फिर तो ये मुमकिन होगा, चूँकि ये सब पे सब गिनती का खेल है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर थोड़ा सोचता हूँ कि ये जो मुश्किल तरीन हालात हैं, इन मुश्किल तरीन हालात में अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके क्या हासिल कर सकेगी, माँ सिवाय इसके कि शायद वो कुछ अर्सा पहले इंतखाब करवा सकें। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अबतर है और इसके अभी ठीक होने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। इसके बावजूद अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है कि हम सब मिलजुल कर अदम एतमाद ला सकते हैं, तो हमें ये बात भी जहन में रख लेनी चाहिए कि MQM की तारीख़ 88 से अब तक की ये है कि वो आखिरी 1.5 बरस में इस तरह के इक़दाम किया करते हैं और आने वाली हुकूमत के लिए रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं और फिर आने वाली हुकूमत के साथ मिल जाया करते हैं। GDA के पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिर्फ अकेली मिल जाए, अपोजिशन के साथ तो काम बन जाएगा। चौधरी साहिबान के बारे में आपने खुद इरशाद फरमा दिया। हाँ, इस बात का इम्कान मौजूद है और ये बात हकीकत पर मबनी है कि PTI के अंदर ख़ुद काफ़ी अनरेस्ट है। लोग गैर मुतमईन हैं, लोग इनकी पॉलिसीज़ के साथ इत्तफाक नहीं कर रहे इनके MNA, और वह अपने अगले इंतखाब के लिए इनके साथ रहना भी नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक अगर कोई हुकूमती पार्टी का या अपोजिशन की पार्टी का शख्स अपनी पार्टी की लाइन से हट कर अदम एतमाद या एतमाद के वोट
का इस्तेमाल करता है तो वो डी-सीट हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो नून की पॉपुलैरिटी है पंजाब में पर्टिकुलरली, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो एक नया इंतखाब लड़ें और इंतखाब लड़के वो वापस पार्लियामेंट में आ जाए, और वो सीट खाली कराने में भी कुछ टाइम लगता है। और अगर लोग इसके लिए तैयार हैं तो ये जमहूरियत का हिस्सा है, ये पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है, ये दुनिया भर में होता है। बाद ममालिक में तो 3-3 महीने के बाद ये काम हो जाया करता है। पाकिस्तान के आवाम की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस हुकूमत का चलना तो मुश्किल है, लेकिन क्या अदम एतमाद कामयाब होगा कि नहीं होगा। बिलअमूम ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत मौजूद है जिसकी आशीर्वाद के बग़ैर अदम एतमाद हो नहीं सकता। अगर लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें कॉल्स करके बुलाया जाता है असेंबली के इजलास में और छोटी छोटी लेजिस्लेशन के लिए भी नंबर पूरा नहीं होता, तो क्या वो तमाम क़ुव्वत के लोग खामोश रहेंगे और अपनी खामोशी को वो गैर जानबदारी में तब्दील कर देंगे? अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर अदम एतमाद को होने से कोई रोक नहीं सकेगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मैं जनरल साहब की जाने बढ़ूंगा। जनरल साहब, अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं मुक्तदर हल्के और ग्रीन सिग्नल दिया गया, अब जो करना चाहते हैं करें, किसी को कोई सपोर्ट नहीं होगी। क्या राय होगी, आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये कोई ऐसे सिग्नल का ही नतीजा है कि चीजें बहुत तेजी से आगे अब बढ़ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो इस फलसफे पे कतई यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैंने जो सियासत देखी है वो इंडिविजुअल्स के पार्टी लीडर्स के अपने अपने मफादात हैं जिसकी रोशनी में ये काम करते हैं। जिन लोगों को सूट करता है वो कह देते हैं हमें टेलीफोन कॉल आई, भाई आई है तो आती रहे, आप अपना काम करें। वो नहीं है, वो ये ड्रामा एक इस तरह का रचाना आपके लिए आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। आप अपनी पार्टी लीडर को कहते हैं कि देखो मुझे टेलीफोन कॉल आई, उसके बावजूद मैं तेरे साथ खड़ा, वो खड़ा है तो बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि जब बेनज़ीर के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने ऑर्केस्ट्रेट की नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, तो उस वक्त तो कहा जाता था कि मुक्तदर हल्के नवाज शरीफ के साथ हैं, फिर क्यों नाकाम हो गई? वो कामयाब नहीं हो सकी। बेनज़ीर तो उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ और मुक्तदर हल्के जो हैं वो उनके बारे में कहा जाता था कि वो लेड बाय जनरल असलम बेग, वो इनके हक में नहीं है। असल चीज ये है कि हम कभी भी असल सियासत के असली चेहरे को देखने पे नहीं आते, और इस तरह की तौजीहात लेके तो हम एक एनालिसिस बना लेते हैं। आप यूं देख लें, पिछले दिनों लियाकत बलोच साहब ने एक अपने ट्वीट के जरिए एक खाका दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जब जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत बनाई तो मुस्लिम लीग से कितने लोग काफ लीग में गए, नून लीग से। फिर जब पीएमएलएन ने जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसी में से कितने लोग वापस पीटीआई में, इसमें पीपल्स पार्टी में चले गए। फिर जब पीएमएलएन की हुकूमत आई तो 100 से ज्यादा लोग पीपीपी और उससे मिलके तो वो पीएमएलएन में गए, ज्यादातर पीएमएलक्यू से, और उसमें 100 से ज्यादा लोग वो थे जो मुशर्रफ के साथ रहे हुए थे। और एंड पे उन्होंने लिखा हुआ था कि अब वो पीटीआई में भी चले गए हुए हैं उनमें से अक्सर। लिहाजा उन्होंने काउंट करके उन्होंने कहा जी 200 लोग हैं जो इस सियासत का नासूर हैं, जो अपने मफादात के असूल के लिए ये ड्रामा करते रहते हैं। उनको जहां सूट करता है वो कार्रवाई कर देते हैं। अब पीटीआई ने ये बिल पास कराए जो हो नहीं सकते थे, उनके नंबर वगैरह का मसला था, सब कुछ उसके बावजूद पास हुए। आप सोच सकते हैं कभी कि यूसुफ गिलानी अपने लीडरशिप की इजाजत के या उसके कहने के बगैर वहां से गायब हुआ? हो ही नहीं सकता।
कौन अपने पॉलिटिकल कैरियर को बिला वजह दांव पे लगाएगा इस तरह के वो उसको उठा के तो बाहर मार दिया जाए। उसको पता था कि जरदारी साहब के अहकामात पे मैं अमल कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। आज भी बैठे हैं पार्लियामेंट में यूसुफ गिलानी। तो ये ज़हन में रखें कि यहाँ सियासत में जो गलाजत है मौजूद है वो फिरती रहती है दाएं बाएं मुख्तलिफ पार्टियों में। जिस दिन उनके अपने मुफादात होंगे वो उसके मुताबिक अमल करेंगे। अब आज की सिचुएशन को देख लें, अगर ये नो कॉन्फिडेंस आ जाती है तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? पीपल पार्टी के जो आज सिंध में हुकूमत है जिसका वो 1.5 और एंजॉय कर सकते हैं, वो भी हाथ से निकल गई। और अगले इलेक्शन में अगर आगे तो 5 साल अगर उनको मिल भी जाएं तो सिंध में मिलेंगे ना, तो अगले 5 भी मिले, 1.5 साल भी वो इस्तेमाल करें, क्यों ना वो 6.5 साल पूरे अपने एंजॉय करें। उनको क्या मिलेगा इसके नो कॉन्फिडेंस में? और ये अगर हिस्ट्री आप देखें तो ये 3.5 साल की जितनी भी एक्टिविटी हुई है इसमें पीपल्स पार्टी है जो कि पीडीएम को भी पीछे खंजर घूमती रही है और मुख्तलिफ वक्तों पर डिच करती रही है। वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ बेशक नो कॉन्फिडेंस हो या इलेक्शन हो लीडर ऑफ अपोजिशन का सेनेट में, किस तरह उन्होंने ऑपरेट किया है। और मेरी कन्विक्शन ये है कि आज भी पीपल्स पार्टी 23 मार्च की इनकी लॉन्ग मार्च जो उन्होंने करनी थी उसको सैबोटाज करने के लिए आई है। इसमें वो 27 फरवरी को अपना करना चाहते थे। उनको पता था कि अकेले उनका शो कुछ नहीं होगा, वो इनका शो भी ठोस करेंगे। उन्होंने इनको एक और रास्ते पे डाल दिया कि चले जी ये नो कॉन्फिडेंस। आप देखेंगे वो इसी में उलझ जाएंगे और मौलाना जो है वो आज इनके साथ नहीं खड़े हैं इस चीज पे। ये गेम है इनके अपने मुफादात की। हम बड़े सीधे सी बात लेते हैं, सिंपल से अपनी कहानी में पेश करते हैं। हालांकि ये खुद बड़े पेचीदा लोग हैं। इनके अपने काम अगर देखें तो आपको समझ लग जाए कि ये कितने कितने खुदगर्ज हैं एक दूसरे के मामले। कोई एक दूसरे से सिंसियर नहीं, अंदर से इनके अपने मुफादात और ये ऑपरेट करेंगे। आप देखेंगे कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। और 23 मार्च की जो इनकी है जो लॉन्ग मार्च वर्क करनी है वो भी गायब हो जाएगी। आप देखेंगे बिल्कुल सही, इनकी लॉन्ग मार्च भी गायब हो जाएगी। मैं चौधरी साहब की जाने पढ़ूंगा। चौधरी साहब, क्या ये इसी तरह ही है जिस तरह से जनरल साहब बता रहे हैं, या असल फोकस तो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बरसर इक़्तिदार ना हो या इनकी केयर टेकर सेटअप ना लाया जाए जब अगले इलेक्शन हो रहे हो, मसला शफाफ इलेक्शंस का, और वो सभी ऑपोजिशन की जमातें चाहती? देखें, 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें नज़र रख लेनी चाहिए। मैं जनरल साहब की सारी बात से तो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं साथ ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी चेयरमैन नैब का मामला बाकी है। अभी इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का मसला बाकी है। आने वाले वक्त में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स का मसला मौजूद होगा। हुकूमत का हाथ भारी हुआ करता है और हुकूमत अपनी बातों को मनवाने के लिए स्टेट क्राफ्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखती है और उसको रखना भी चाहिए। पाकिस्तान के आज के हालात में हम अगर गौर करें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो दुरुस्त हालत में पाई जा रही है। इमरान खान साहब का जो बयानिया था पूरे का पूरा, वो बयानिया अब कहीं और गुम हो गया हुआ है और अब वो ये बात करते हैं कि ये सब चोर जो हैं जिन्होंने एक दूसरे के पेट से निकालना था अब पेटों का मिलाप हो रहा है। वो जो पैसे उन्होंने बाहर से लाने थे उस पर तो आज भी शायद इंग्लैंड से कोई फैसला आया है, मुझे उसकी तफसीलात का तो पता नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ को वहाँ कोई सज़ा नहीं हो रही। अगर ये कोई मुकदमात साबित ही नहीं कर सके या इनकी प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई है या इन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया था वो ठीक नहीं था, तो शहजाद अकबर साहब से लेके अब तक के जो मामलात हैं और जिस तरह इस हुकूमत को चलाने के मामलात रहे हैं, जिसमें सिर्फ गाली गलौज थी, जिसमें बदतमीज़ी थी, जिसमें एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ करता था, इस सारे मामले में डेमोक्रेसी की तो कोई परवरिश नहीं हुई, डेमोक्रेसी को कोई नशो नुमा नहीं हो सकी। और ऐसे हालात में अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि आसिफ जरदारी के या शहबाज शरीफ के अपने मोटिव्स हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो एक खुद मुख्तार इदारा है जिसने आज ही एक शख्स को नाअहल करार दिया है,
उसका काम है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी जमहूरियत को परवान चढ़ाए और वो देखे कि पार्टियों के अंदर इंतखाबात होते हैं कि नहीं होते हैं। जिस तरह पीटीआई ने अपनी तंजीमें तोड़ी, इसी तरह बाकी जमातें भी तंजीमें तोड़ देती हैं। जिस तरह पीटीआई ने अपनी तंजीमें बनाई, इस तरह बाकी जमातें भी बना लेती हैं। मासवा एक जमात इस्लामी के और तो कोई जमात ऐसी नहीं जो बाकायदा इंतखाब करवाती है। मारूसी सियासत चलती है। क्या शाह महमूद कुरैशी का बेटा पार्लियामेंट में नहीं है? वो मारूसी सियासत नहीं है क्या? अभी जो केपीके में इंतखाबात हुए थे उसमें मारूसी सियासत मौजूद नहीं थी। आप मारूसी सियासत को पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर दें, ये नहीं हो सकेगी। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ जहाँ जो जो लोग बैठे हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वहाँ किसी नए शख्स के पनपने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं होती। अगर तहरीक अदम एतमाद नहीं भी आएगी तो एक मोटिवेशन होगी लोगों के लिए और मोबिलाइजेशन होगी और उसके नतीजे में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जो है वो हुकूमत के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, चूँकि हुकूमत की तवानाइयाँ किसी और तरफ सर्फ हो रही होंगी और अपोजिशन कंसंट्रेट कर रही होगी कि वो नीचे से इलेक्शन जीतना शुरू करे और आने वाले दिनों में कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जीत दे। अपोजिशन के लोग कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं एक एक दो दो तीन तीन चार चार दफ़ा। वो जानते हैं इस खेल को। पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ओवरऑल होने वाला है और उसको ओवरऑल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है और जब तक ये होगा नहीं उस वक्त तक इसी तरह की बहस में हम हर रोज़ उलझते रहेंगे। कभी हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे, कभी पार्लिमानी निज़ाम की तरफ जाएंगे, कभी बीडी सिस्टम की तरफ जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे, कभी लोअर कोर्ट्स की तरफ देखेंगे। हमें तो बहाना चाहिए अपने इक़्तिदार को दवाम देने का और हुकूमत को गिराने का। दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, लेकिन इस वक्त तक जो कुछ भी हो रहा है उसमें गैर जमहूरी कुछ नहीं है। जी ठीक, बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये जिस तरह आपने इक्वेशन बताई कि ये इतना ही सिंपल है, तो फिर ये जो बौखलाहट हमें वुज़रा के बयानात में नजर आ रही है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सभी बोल पड़ते हैं, सभी कुछ ना कुछ कहते हैं, तो कुछ तो होगा जो उन तक भी इतलात पहुंचती हैं कि आखिर कोई तो प्रॉब्लम या हमारे लिए कोई परेशानी हो सकती है, तभी वो बयानात देते। नहीं, इस तरह नहीं है। होता यह है कि जब भी ये ऑपोजिशन पार्टी जब इकट्ठी होती हैं, हुकूमत पे एक प्रेशर आता है, क्योंकि वो अवाम को भी अपील कर रही होती है बात चीजें। सबसे बड़ा मसला तो पीटीआई खुद है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस। अभी जैसे चौधरी साहब बात कर रहे थे, सबसे बड़ी नाकामी तो इनको इसमें नैब की तरफ से हुई, या ये कह लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी में हुई। इन्होंने कोई भी उस पर किससे रिकवर नहीं कर सके। अब अगला चेयरमैन आ जाए, कोई भी आ जाए, अदारे इतने बर्बाद हैं। आज नैब जो है वो एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। वो जितने भी करप्शन के केसेस हैं वो अदालतों के जरिए लोगों को फारिग कराने का काम कर रहा है। ये सब बरी होंगे, किसी को कोई गम फिक्र नहीं है यहाँ पे कि शहबाज शरीफ को सजा हो जाएगी या किसी को हो ही नहीं सकती। यहाँ मेगा करप्शन में तो यहाँ सजा हो नहीं सकती। तमाम अदारे जो हैं वो उनके फेवर में काम कर रहे हैं। फिर ये देखिए, खुद पीटीआई जहांगीर तरीन के खिलाफ इन्होंने केस चलाने की कोशिश की। 40 आदमी तो इनकी अपनी पार्टी में से निकल आए, एमएनए और एमपीएस, जो उसके साथ खड़े हो गए, फूल की पत्तियां फेंकनी शुरू हो गए। आज के दिन वो करप्शन फ्रेंडली थे ना, तब उस वक्त बाहर आए। तो ये निजाम, ये करप्शन, ये सबसे बड़ा फेलियर हुआ पीटीआई का, जो नारा लगाया जिसपे लोगों ने यकीन किया और आज वो खोखला नारा नजर आता वो पूरा नहीं हो सका। तो पीटीआई अगर पब्लिक मूड देखे तो वो उसको फिक्र होगी कि हमारी परफॉर्मेंस, उनके अपने लोग भी कहते होंगे उनकी मीटिंग्स में कि जी हमारी परफॉर्मेंस का मसला है, महंगाई दूसरी चीज है, ऊपर से ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई तो प्रेशर नहीं आएगा उनके ऊपर। महंगाई पे उनको गालियां पड़ती हैं, वो अगली ऑपोजिशन को हुकूमत मिल जाए वो खत्म कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि कोई महंगाई को खत्म कर सकेगा यहाँ पे।
क्योंकि लोगों का कैरेक्टर भी इसमें शामिल है, मुनाफाखोरी हमारी हड्डियों में है। हमें तो कोरोना में जो इंजेक्शन जान बचाने के लिए चाहिए था, 6,000 का इंजेक्शन लोगों ने 1.25 लाख में बेचा। हम तो इंसानी जानों पे सौदेबाजी करते हैं, तो वो तो शायद अगले भी ना कर सकें कि महंगाई खत्म हो, लेकिन आज तो अवाम मरे पड़े हैं, उनको अपील करेगी ये चीज। तो प्रेशर आता है जब ये ऑपोजिशन इकट्ठी होती है तो प्रेशर आएगा। अब चीज ये है कि इसमें दूसरा प्रेशर बनता है कि जो आपके कोलिशन पार्टनर होते हैं वो उस वक्त आपको निचोड़ना चाहते हैं। उनको पता है कि अभी आप टाइट कॉर्नर में जा रहे हैं, वो सडनली उनसे आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे बलूचिस्तान से बाबा ने आवाज निकाली कि जी हमें क्या मिला, इनका साथ दिया, हमें अभी तक तो कोई सेंटर में वजारत भी नहीं दी इन्होंने, मरकज में वो वजारत शायद ले लें अपनी एक या दो। इसी तरह एमक्यूएम ने भी, एमक्यूएम जो है वो किसी भी सूरत में पीटीआई के खिलाफ नहीं जाएगी, उसकी इस वक्त जंग पीपल्स पार्टी के साथ है। वो कराची के मसले में फंसी पड़ी है कि कराची के मेयर को हमने पावरफुल बनाना है ताकि एमक्यूएम का मेयर आए तो वहां पे हम अपने पांव जमा सकें, पैसा आ सके। वहां पे पीपल्स पार्टी के साथ उनका मैच पड़ा, चुनाचे वहां पे स्टेक होल्डर कराची में एएनपी, वो एएनपी के साथ रवाबत अपने कायम कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं। वो तभी इनको नून लीग वगैरह की जो कोलिशन बनी है पीपीपी के, उनको वो लिफ्ट नहीं करा रहे, क्योंकि उनको पता है कि भी अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में अगर इनकी सुलह सफाई हो गई, ये एक दूसरे के साथी हैं, तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे एमक्यूएम को वहां पे कराची में। तो मफादात और मकासद अपने होने की वजह से हुकूमत पे प्रेशर तो आता है, और वो हुकूमत जो है उसी में गलतियां करती है। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान ने कहा जी हम पब्लिक जाएंगे, गैदरिंग्स को एड्रेस करेंगे, जल्द से करेंगे। ये एग्जैक्टली जन साहब इसी की तरफ आना चाह रहा, मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था। मैं इसमें जरा पहले चौधरी साहब से राय ले लूं, फिर मैं आपसे इस पर ही राय लेता हूं और फिर सम अप करते हैं इसको। चौधरी साहब, ये इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? अवामी राब्ता मुहिम का ये फैसला, शायद कुछ मुशीरान ये ऐसे मशवरे दे दिया करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बड़ी मुश्किल है इस वक्त। कितना ये बेहतर मशवरा है जो खान साहब को दिया गया और उस पर उन्होंने जो फैसला किया? बहुत ही नामुनासिब तरीका कार इख्तियार किया जिस किसी ने भी इमरान खान साहब को ये राय दी कि आप जलसा करें तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा। आज ठप्पा लगाया सुप्रीम कोर्ट ने केपीके के इलेक्शंस के हवाले से, जो सस्पेंशन हुई थी उस पर, उसकी तारीख भी आ गई। अब केपीके के इलेक्शन के रिजल्ट भी अगर पिछले रिजल्ट्स की तरह के हुए तो फिर पंजाब में तो इनके लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। और कैंपेन कर रहे हैं ये हेल्थ कार्ड के हवाले से। ज़रा हेल्थ कार्ड को आप प्रोपोगेट करके देख लीजिए, इसका जो मनफी नतीजा आना है उसमें ओपीडी आएगी, उसमें आएगा कि सैलाब आ गया, आप गिर गए, आप जल्जला आ गया, आपको फलाना हो गया, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, आपका इलाज नहीं हो सकता। और अगर मैं पिम्स में जाऊं तो पिम्स में तो मेरा इलाज पहले ही मुफ्त हो जाता था, अब मुझसे वो पैसे थोड़ी लेंगे, वो अब इंश्योरेंस कंपनियां पैसे लेंगी। इमरान खान साहब की हुकूमत के जितने भी काम हैं और जितने भी उनके लोग हैं, मतलब आज जो बात आई लंदन से, उसमें तो ये है कि अनील मुसर्रत ने वो प्रॉपर्टी खरीद के दी थी शहबाज शरीफ को। अब अनील मुसर्रत कौन है? वो तो खान साहब के साथ साथ होता है। ये जो रावी वाला प्रोजेक्ट है पता नहीं पूरा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। वॉल्टन वाला जो एयरपोर्ट पे इन्होंने सिलसिला शुरू किया था, हुकूमत जिस काम के लिए जो ज़मीन एक्वायर करती है, अगर वो काम ना हो सके तो वो ज़मीन असल मालिकान को वापस चली जाती है। पंजाब के जो वजीर हैं तामीरात के और पीडब्ल्यूडी के, उनका सगा भाई पंजाब हुकूमत के खिलाफ और वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए आया हुआ है। इन हालात में ये अपने आप को मजीद ख़राब करेंगे। कल फैसलाबाद में शहबाज गिल साहब के साथ जो हो गया वो एक लिटमस टेस्ट है। ऐसा कर ले हुकूमत आखिरी दिनों में, ये भट्टो साहब ने भी ये काम किया था कि आखिरी दिनों में जलसे जुलूस कर लें, शहरों में जाके बहुत सारी गैदरिंग करने की कोशिश करें। होता क्या है, आप लोकल बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करते हैं, स्वीपर्स को इकट्ठा करते हैं, मालियों को इकट्ठा करते हैं, और उसके नतीजे में आप मज़ीद ख़राब होते हैं। लोग अंधे नहीं हैं, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना कुछ दिखा देता है कि वो चीज़ जो छुप सकती होती है वो भी नहीं छुप सकेगी। गैर मुनासिब तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है। आप अपने डिसीजंस को देखें, आप महंगाई को रोकने की कोशिश करें, आप बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कुछ करें, आप तालीम के लिए कुछ करें, आप सेहत के लिए वाकई कोई ठीक इकदाम करें।
हालत तो ये है कि एनसीओसी के ऊपर 40 अरब रुपए का एक इल्जाम मौजूद है कि टीके भी बिक गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, कहाँ गया। और जो किट्स पाकिस्तान में आई हुई है, राय भी ले लूं जरा इसी मामले पर, वक्त जरा महदूद है। जल साहब, आप बात करना चाह रहे थे कि ये जो फैसला किया गया है अवामी राब्ता मुहिम, ये भी बजाय एक लगता है आउट ऑफ डेस्परेशन एक फैसला है और बगैर सोचे समझे ये फैसला लिया गया। पीटीआई की हिस्ट्री आप देखें ना, तो इन्होंने जितने वादे किए या जो फैसले किए, यूजुअली वो बगैर सोचे समझे कि उनका तजिया नहीं ये करते, गहराई में नहीं जाते। नतीजा ये कि बहुत दफा इनको फैसले अपने वापस लेने पड़े, वो अपॉइंटमेंट्स का मामला हो या और फैसले वगैरह, ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये जलसे जुलूस करेंगे तो वहां पे क्या दिखाएंगे, दिखाने को कहने को क्या है। अगर लोग वहां पे ना आए या लोग क्वेश्चन करें, फिर आप क्या करेंगे? आप अपने आप को एक्सपोज करें। होना ये चाहिए था कि ये जो 1.5 साल आपके पास अब मौजूद है, 1.5 साल या उससे कुछ कम, आप इसमें जान मारें कि आपने जो वादे वईद किए थे उनमें से कुछ पूरे करके दिखाएं, ताकि आप उसके बाद जब इलेक्शन में जाएं तो आपके पास कुछ कहने को हो। तो ये अगर इस तरह के कुछ करते तो मैं कहता कि इनकी कोई मनसूबाबंदी है जिसके तहत ये आगे बढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन जो आपको ट्रैप किया है एक तरह का, ऑपोजिशन ने अपना कट दिखा के वो इकट्ठे हुए हैं और आप उससे डर के या उससे आप खौफजदा होके आपने कहा जी कि हम भी मैदान में निकलते हैं, तो आप अपना नुकसान करेंगे। ऑपोजिशन के पास तो बहुत कुछ है नारे लगाने के लिए इस वक्त, क्योंकि आपके वो वादे चीजें पूरे नहीं हुई। मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं तो महंगाई का एक नारा इस किस्म का है जो कि पब्लिक को आम पब्लिक को अपील करेगा। इसी तरह अगर महंगाई के साथ साथ आप कुछ गवर्नेंस के इशू या ये करप्शन वाला किस्सा जो है ये खोल दें लोग कि जी एक को भी सजा नहीं दी इन्होंने, तो या हो नहीं सकी, ये करवा नहीं सके, तो आप देखेंगे कि इनको मतलब ये कोई बहाना तो नहीं बना सकते। अगर अदारों में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, अगर अदारे करप्ट हो चुके हैं, अगर पाकिस्तान का निज़ाम ही बर्बाद हो चुका है, तो फिर आपको वादे नहीं करने चाहिए थे, पहले निज़ाम ठीक करना चाहिए था। आपने वो भी नहीं किया, वादे भी पूरे ना हुए, तो पब्लिक में जाने का फायदा क्या आपको? तो ये 1.5 साल इसका इस्तेमाल करने के बजाय अगर ये इधर उधर धक्के खाएंगे, जाके जलसे जुलूस करेंगे, ये अपना भी नुकसान करेंगे। और फिर आप बार बार कहते हैं, देखिए शेख रशीद के बयान देखें, उसने कहा जी कि ये इनको एहतियात करनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि टेररिज्म का खतरा है। खतरा तो है टेररिज्म का, फिर आप क्यों जलसे कर रहे हैं? या कोरोना बढ़ रहा है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, फिर आप खुद जलसों की बात कर रहे हैं। तो वो किसी भी लिहाज से इनका ये फैसला मुनासिब नजर नहीं आता। मेरा अपना अंदाजा है कि और हटेंगे, फिर ये नहीं करेंगे ये काम। इस वक्त यकीनन हुकूमत के अपने दावे हैं, ऑपोजिशन के अपने दावे हैं, ये वक्त बताएगा कि कौन उनमें कामयाब होता है। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।